नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो फिर से अगली सीरीज बढ़ाते हैं और यह 18 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। भले ही यह रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला ही क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को डराता है। तो पहला दिया है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए। जो गति का नियम पढ़ा है, वेग पढ़ा है, वो निश्चित रूप से कर ले जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको हल करने के लिए मैं आपको यहीं पर हल कर देता हूँ। एक रेड ले लेता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा कि होता है h इज इक्वल टू G/2 इंटू n 2n-1, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा 2n-1, ये फार्मूला है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर n का वैल्यू क्या होता है कि जितने सेकेंड की आवृत्ति, जैसे क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सेकेंडों की संख्या है, याद रहे, से सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है, तो अब बताइए क्या होगा। h इज इक्वल टू जी का वैल्यू दिया है 10 लिख देता हूँ बटे 2, 2n, 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, चौथे सेकेंड -1। अब हल कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए 2 5 10, 5 हो गया, यहाँ 5 है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ 5, ठीक है, इंटू 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 7 5 35 मीटर हो जाएगा आंसर आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। चलिए, तो यहाँ पर दिया है आधुनिक आवर्त सारणी। फिर से देखिए, हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है। हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व, और आवर्त सारणी में यह 17वें वर्ग में रखे गए हैं। कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, याद हो जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। ट्रिक तो ये है, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा पढ़ाया गया है बच्चों को। अब देखिए आगे का, इसी को 7th A ग्रुप भी कहते हैं, ये 7th A ग्रुप में, ठीक है ना। लेकिन जब मोजले आए 18 तक हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 17वां वर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता। इसके कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का साफ साफ यह मतलब है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें अलग से जड़, तना, पत्ती नहीं दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से वो क्या है, स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल होता है, जो कि आप देखेंगे तालाबों में पाया जाता है। इसी की वजह से तालाब का जो पानी है ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंसर होगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक वनस्पति थैलोफाइटा संघ होता है, उसी के अंतर्गत आता है। और जितने भी थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं या जीव होते हैं, उनमें ये जड़, तना, पत्तियां अलग अलग नहीं होती हैं। तो याद रहे ये किस संघ का है, तो मैं लिख देता हूँ थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें गर्मी अर्थात ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी। याद रहे, दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, ऊर्जा के अवशोषण एवं ऊर्जा के मुक्त होने के आधार पर। एक होता है ऊष्माशोषी या एक होता है ऊष्माक्षेपी। दो तरीके के होते हैं, ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्मा मुक्त होना अर्थात ऊर्जा मुक्त होना,
जिसमें ऊर्जा मुक्त होगा उष्मा की जगह ऊर्जा क्षेपी बोल देंगे आप, ठीक है। हालांकि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए इसे हम ऊर्जा क्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे क्या भरे जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इस हिसाब से देखिए, ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसमें से कोई भी अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैस नहीं है, परंतु यहाँ पर आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन होगा। क्यों नाइट्रोजन होगा मैं वो भी बता देता हूँ। नाइट्रोजन होने के पीछे कारण क्या है? नाइट्रोजन होने के पीछे कारण यह है कि नाइट्रोजन सामान्यतः अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अधिक टेम्परेचर के साथ काम करता है। जैसे आप वायुमंडल में जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 21% है, तो आपस में क्रिया करके क्यों नहीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेते हैं? वो इसीलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन को क्रिया करने के लिए कम से कम 5500 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 5500 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तब जा करके यह क्रिया करता है। इसीलिए विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन का उपयोग होता है, जबकि ऑक्सीजन रिएक्टिव है, बहुत तेज क्रिया करती है, हाइड्रोजन खुद क्रिया करता है, क्लोरीन भी बहुत रिएक्टिव होता है। इसलिए इन सभी ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रोजन सही होगा। अदरवाइज यहाँ पर आप जानेंगे कि विद्युत बल्बों में ज़्यादातर आर्गन गैस भरा जाता है। आर्गन इसलिए क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल है। दो प्रतिरोधक 10 ओम तथा 20 ओम हैं, मतलब एक श्रृंखला है, उसमें 10 ओम और 20 ओम के क्या हैं? दो प्रतिरोध हैं। बैटरी जो है 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी से ये दोनों जुड़े हैं। विद्युत धारा पूछ रहा है, तो विद्युत धारा पूछ रहा है, तो अगर ओम का नियम आप पढ़े हैं V बराबर IR, तो निश्चित रूप से कर ले जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए R दिया है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि R1 R2 का मान जो दिया है वो किस श्रेणी में है? तो कुछ नहीं कह रहा है, श्रृंखला में है। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज, तो ये श्रेणी में है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल R बराबर R1 प्लस R2, 10 ओम प्लस 20 ओम बराबर टोटल कितने ओम हो जाएंगे? यहाँ पर 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। R का वैल्यू पता है, V का वैल्यू पता ही है, देखा वोल्ट दिया है यहाँ पर ना, तो V बराबर IR ओम के नियम से, तो V का वैल्यू 6 वोल्ट है, I का वैल्यू मालूम करना है, R का वैल्यू 30 है, 30 से भाग दे दीजिए, आपका जितना आएगा हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, मतलब जहाँ पर 0.2 एम्पियर है वही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बेहद आसान है, यहाँ पर श्रृंखला दिया है इसलिए मैंने कर दिया। अगर यहाँ पर श्रृंखला न देकर समांतर दिया होता तो हमें R निकालने के लिए क्या करना पड़ता, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि समांतर क्रम में जब जुड़ता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे डॉट 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 जितना रहेगा उतना कर लेंगे। लेकिन सीरीज में होता है तो बस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऐसे ही करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि सीधे सीरीज में था, श्रृंखला लिखा था, इसके लिए मैंने ऐसे ही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, कह रहा है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष क्या होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? तो ये देखिए चुंबकत्व से सवाल उठाया हुआ है, और चुंबकत्व से सवाल जब उठाता है तो निश्चित रूप से आपको विद्युत भी आना चाहिए, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव आना चाहिए, तब जा कर के सवाल लगेगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष पूछ रहा है कितने डिग्री पर जो है धारा अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला पहले तो हमें याद होना चाहिए कि क्या इस कोण पर, एंगल पर निर्भर करता है क्या। तो होता है जैसे इसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र में है जो भी बल लग रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि BL साइन थीटा होता है, इसका BIL साइन थीटा,
साइन थीटा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन थीटा इसी पर आधारित होता है, अर्थात थीटा पर आधारित होता है। तो आप बताइए किस साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। बस इतना से ही आप हल कर लेंगे, मुझे हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 180 अंश का मान क्या होगा, माइनस में जाएगा निश्चित रूप से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 अंश का मान 1 से कम ही आएगा, अतः यहाँ पर 1 सबसे अधिक आ रहा है, आंसर हो जाएगा 90। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि 7 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से 7 का पर्टिकुलर डिटेल में बना दूंगा 2-4-5 मिनट का। अगला क्वेश्चन है 8वां, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें, किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च होगी। देखिए पीएच वैल्यू एसिड और बेस वाला चैप्टर से आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की सांद्रता किस में उच्च होगी, तो इतना समझ लीजिएगा कि पीएच वैल्यू जो होता है अम्ल और क्षार, तो जिसमें पीएच में अर्थात जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता उच्च होगी वो अधिक अम्लीय होगा, अर्थात जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। इसका मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आप बताइए 4.7 बड़ा है, छोटा है कि 8 की 2.4 की 10.1, तो सबसे छोटा तो मुझे 2.4 लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 2.4। ठीक है, क्योंकि आप पीएच स्केल पढ़े होंगे तो कुछ इस तरीके से पढ़े होंगे। ये पीएच स्केल हो गया, यहाँ पर 0 हो गया न्यूट्रल, यहाँ पर 7 से अधिक वाला होता है 8, 9 ऐसे करते करते 14 तक जाता है, और यहाँ पर 1, 2 इस तरीके, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 इस तरीके से करते करते 1 तक जाता है। ठीक है ना। तो जिसमें जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है। श्रवणीय रेंज अर्थात जितना हम सुन सकते हैं उसको श्रवणीय रेंज कहते हैं। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो हम सुन जो नहीं सकते हैं उसके बारे में कह रहा है। इतना दिख रहा है या फिर मैं और जूम कर दूं, मुझे तो लग रहा है कि इतना बहुत काफ़ी है, दिख रहा है, फिर भी जूम कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अल्ट्रासाउंड होगा कि सुपरसोनिक होगा कि अल्ट्रासोनिक होगा कि इंफ्रासोनिक होगा। तो याद रहे हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, अगर इससे कम है तो हमें सुनाई नहीं देगा, और इससे भी कम है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। अब सवाल उठता है कि 20 से जो कम है उसको हम क्या बोलेंगे, तो 20 से जो कम होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, 20 से जो कम होता है, 20 से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आया होगा। ठीक है, देखिए अल्ट्रासोनिक जो होता है वो 20,000 से ऊपर का होता है। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक जो ऊपर होता है उसी को हम पराश्रव्य तरंग बोलते हैं, जो कि बैट मीन्स क्या होता है, चमगादड़। ठीक है ना, चमगादड़ इसी अल्ट्रासोनिक का उपयोग करके रात के अंधेरे में चलती है। ठीक है ना, ये ध्वनि वाले चैप्टर में है, अच्छे से पढ़ेंगे थियरी तो और अच्छा समझ में आए कि मैक संख्या क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है। यहाँ तो बस प्रैक्टिस कराना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको उतना तक सिखा दूँ। तो यहाँ पर याद रहे कि जो 20 से कम हर्ट्ज का होता है इंफ्रासोनिक और 20,000 से अधिक होता है अल्ट्रासोनिक। यहाँ पर आगे है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल होता है। लचीला का ही मतलब क्या है, तन्य। याद रहे तन्य, इसको क्या बोलते हैं, तन्य। ठीक है ना, लिखने में राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि समझ में आए मेरी राइटिंग। तो अब क्या है, सल्फर, तांबा, कार्बन या फिर फास्फोरस। तो याद रहे तन्यता का गुण धातुओं में होता है और यहाँ पर धातु केवल तांबा दिख रहा है, इसलिए आंसर जो है आपका तांबा होगा। तो सल्फर, कार्बन, फास्फोरस ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सभी अधातु हैं और अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता।
तो लचीलापन या तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं में। धातुओं में तांबा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तांबा चांदी के बाद अगर हम बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसके साथ साथ तांबा ही प्रथम धातु है जिसे मनुष्य ने पहचाना था या खोजा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो ये तो पूछने वाली बात नहीं है, रट्टा रटाया होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस। अब सवाल उठता है कि ये सूत्र कैसे याद करें? तो सूत्र याद नहीं किया जाता, सूत्र बनाया जाता है। और मैंने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बेहतर तरीके से बताया है कि कैसे सूत्र बनाया जाता है। सवाल उठता है कि ये CaOH ट्वाइस ही क्यों होता है? मैं उसका कारण बता देता हूँ छोटे फॉर्म में ही। सूत्र लिखने का तरीका क्या है? पहले ये देखिए कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। आप देखेंगे कि वर्ग 2 में यह है, तो इस पर पॉजिटिव 2 होता है, जबकि OH माइनस एक आयन है हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पर क्या है? -1 रहता है। तो इस पूरे आयन की जो संयोजकता है वो 1 है और इस आयन की संयोजकता 2 है। ठीक है, और सूत्र लिखने का तरीका क्या होता है कि इसकी संयोजकता इसके पास और इसकी संयोजकता इसके पास लिखी जाती है। तो देखिए कैल्शियम लिख दिए और OH भी लिख दिए, तो इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता 2, तो ये 2 पूरा लिखेंगे। 1 लिखें या ना लिखें, इसीलिए CaOH ट्वाइस होता है फार्मूला। उम्मीद करता हूँ ये तरीका और ये सूत्र लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए बी, ये क्वेश्चन तो रटा रटा है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के कितना गुना होगा? 1/6। कम से कम ये 4 पेपर में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, नंबर 13। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? पानी नहीं है इसका मतलब समझते हैं कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें जल के अणु नहीं पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग पाउडर। देखिए वॉशिंग पाउडर आ गया है, इससे मैं इसका एक फार्मूला लिख रहा था जब, तो गलती हो गया था। वॉशिंग पाउडर का जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मैं सबका सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट ही ना रह जाए। पहली बात तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे से में CuSO4। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का है, लेकिन इसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियॉल कॉपर सल्फेट को। इसमें 5 अणु जल के होते हैं, तो 5H2O। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट में पानी पाया जा रहा है कि नहीं? तो पानी पाया जा रहा है, अर्थात इसमें जो होता है जल के अणु होते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है? याद रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना पड़ेगा तो जिप्सम जरूर आएगा। तो ये जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। ठीक, ये जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। बस जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले में अंतर क्या है? यहाँ पर जिप्सम में अगर कैल्शियम सल्फेट का 1 अणु है तो जल के 2 अणु होंगे, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट के 1 अणु होंगे तो जल के आधा अणु होंगे। यहीं पर अगर मैं ये लिख देता 1/2H2O, तो ये हो जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाता? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रहे, ठीक है। और जब मैं इसको हटा दूंगा ना तो ये हो जाएगा जिप्सम। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें भी जल के अणु दिख रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब पानी इसमें भी है। अब देखिए तीसरा वाला क्या होता है? बेकिंग सोडा हमने बताया था, इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका है NaHCO3। इसमें जल के अणु नहीं पाए जाते हैं, अतः जो आंसर होगा आपका यही आंसर होगा। वॉशिंग पाउडर का हमने बताया ही है कि इसमें 10 जल के अणु होते हैं। बस हमने क्या किया, मैं फिर से इसका लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। इसका फार्मूला
ये देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, इंटू 10H2O। तो ये है धावन सोडा वॉशिंग पाउडर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आंसर समझ गए आप लोगों ने कि क्या है, आंसर है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है ना, वही जो हम खाने वाला सोडे की बात करते हैं उसी में टार्टरिक अम्ल मिल जाता है तो वो हो जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन होता है। तो पाइरुवेट का विभाजन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग सुने होंगे श्वसन। श्वसन केवल ऑक्सीजन लेना ही नहीं है, श्वसन एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है, इसी में ऊर्जा बनता है। और वो श्वसन वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार के श्वसन होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी। ठीक है ना, जिसके थ्रू उसी में से एटीपी क्या होता है, मुक्त होता है और हमें ऊर्जा मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह बात आप याद रखेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है, इसके बाद नाभिक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका का और इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। रिक्तिका कोशिका का एक ऐसा भाग होता है जो उसमें खाली स्थान पाया जाता है रिक्तिका में, और रिक्तिका में खाली स्थान जब पाया जाता है तो उसमें गैस भरा रहता है या फिर लिक्विड भरा रहता है। गैस भरे होने के कारण यह ब्लिंक करता है, इसीलिए इसे कोशिका का, रिक्तिका को क्या कहते हैं, कोशिका का फेफड़ा कहते हैं। इतना याद रहे, लंग्स ऑफ द सेल रिक्तिका को कहते हैं। आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बात कर ले कि नाभिक, तो नाभिक महत्वपूर्ण होता है, इसी में आपको गुणसूत्र मिलेंगे, इसी में DNA मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन। उसके बाद में नाभिक के रॉबर्ट ब्राउन हैं। इसके अलावा जो है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है रिक्तिका के खोजकर्ता कौन है, फिलहाल इतना से ही काम चलाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसका आंसर आपको पता है ना कि क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मैं इतना ज़्यादा लीपापोती कर दिया हूँ तो इससे घबराइएगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा आंसर। 15 नंबर देखिए क्या है आपका, 15 नंबर न्यूमेरिकल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, हमारे दैनिक जीवन से है। और मैं तो कहता हूँ कि इस टॉपिक को थियरी इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका गड़बड़ ना हो। ये एग्जाम में छपा है, इस बार भी छपा है, चाहे जितने भी शिफ्ट हो जाएं, इतना महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। 120 वाट एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप एक दिन में, ठीक है ना, कितनी ऊर्जा खपत करेगी, बस ये कहने का मतलब है इसका। ऊर्जा की यूनिट की गणना करें। तो अब आप बताइए कि 8 घंटा बल्ब जलाते हैं 120 वाट का, ठीक, तो एक दिन में कितना यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट कितने पर चेक होता है, यूनिट कितने पर गणना होता है, तो यूनिट 1000 वाट पर होता है, अर्थात 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। तो यूनिट 1 किलोवाट पर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा बराबर, या फिर ऊर्जा एक प्रकार का, क्या हमने कहा था, ऊर्जा और कार्य एक जैसा है। और यहाँ पर हम क्या सीखे हैं, शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर मतलब पावर बराबर वर्क बाय टाइम, यही पढ़े हैं। ठीक है, तो शक्ति दिया है, टाइम दिया है, वर्क निकाल लीजिए। वर्क निकालने का मतलब एनर्जी निकाल लीजिए। ठीक है ना, देखिए क्या कैसे करना है। 120 वाट दिया था कि नहीं, 120 वाट, ठीक है ना। टाइम कितना दिया था, 8 घंटे बराबर W। अब ये वाट में दिया है, तो अगर किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तब जाकर के ये किलोवाट में होगा, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूना 8 होता है, 25 चौके 100, ये 25, 12 दूना 24/25 होगा। तो अब आंसर देखिए लगभग 1 के करीब कौन सा है, तो 1 के करीब तो सर यही है, तो हमारा
0.96 यूनिट हो गया। देखिए 24/25 वो लगभग 1 के करीब है कि नहीं, 25/25 होता तो देखिए 1 से ज़्यादा 1.5 है, 16 है, 2 है, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अंदाज़ा हमने लगा दिया है 0.96। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही तरीका है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। फंसने का मतलब क्या है कि जल्दी सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन में फंसेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैथ का सॉल्व करिए या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, जब भी सॉल्व करिए न्यूमेरिकल, हमेशा ऑप्शन को देख करके सॉल्व करिए। मैं अपनी क्लास में ऐसे ही बताता हूँ। देखिए ऑफलाइन क्लास का मज़ा अलग होता है और ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी प्रयास हर एक टीचर द्वारा किया जाता है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर क्यों मार दिया? मुझे पता है और आपको भी पता हो जाएगा। देखिए ये जो यहाँ पर तो ऑप्शन लिखा है ग्लाइसियल, ग्लाइसियल नहीं होगा भाई, ग्लेसियल होता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। ग्लेसियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ये एसिटिक एसिड का ही क्या है, नाम है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का यह नाम है ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, लगभग 92 से 95% हो, तो उसे हम सिरका कहते हैं। और उसमें 5 से 8% ही एसिटिक एसिड हो तो उसे हम सिरका कहते हैं। देखिए एस्टर अलग होता है और एथेनॉल अलग होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। स्टूडेंट कहाँ फंसेंगे? स्टूडेंट फंसेंगे इन दोनों में, स्टूडेंट इन दोनों में फंसेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का सेम लग रहा है, तो कुछ लोग इसको मार देंगे और जो पढ़े हैं वो तो कभी गलत करेंगे ही नहीं, सिरका होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान क्या होगा? भारी द्रव्यमान कम गति करेगा। कंसेप्ट जो पढ़ा है तुरंत लगाएगा, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लेगा। मैं बता बस देता हूँ कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है। अब एक बार मैं मान लेता हूँ कि ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध द्रव्यमान से है कि नहीं। अगर द्रव्यमान कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, द्रव्यमान अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी वेग पर भी निर्भर करता है, और वेग अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी अधिक, और वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, मतलब गतिज ऊर्जा कम होगा। अब यहाँ पर जो सवाल दिया था आपका, क्या दिया था कि समान गतिज ऊर्जा है तो भारी द्रव्यमान क्या होगा। अब बताइए, यहाँ पर भारी द्रव्यमान अगर हो गया तो उसका गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। जब यहाँ पर दोनों गतिज ऊर्जा समान है, इसका निश्चित रूप से मतलब है कि एक का द्रव्यमान क्या है, अगर अधिक है तो उसकी गति क्या होगी? कम होगी, तभी ऊर्जा समान हो सकता है, अदरवाइज समान नहीं हो सकता है। समझ में अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा, फिर से बताऊंगा, इस पर डिटेल बना दूंगा कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़े हैं वो मेरी इसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मुकुलन का मतलब क्या है, बडिंग का मतलब क्या है कि अपने ही शरीर से एक अलग को जन्म दे देना, अपने ही शरीर से अलैंगिक जनन, जैसे अमीबा वगैरह करते हैं। तो अमीबा तो है नहीं इसमें ऑप्शन, ठीक है ना। तो हाइड्रा भी एक होता है, हाइड्रा आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ संघ का होता है, जिसे मादा एनफिलीज मच्छर इसकी वाहक होती है, उसके काटने से प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में चला जाता है और हमें मलेरिया हो जाता है। खमीर एक प्रकार का कवक होता है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? बेकरी में करते हैं। मैं हाइड्रा का थोड़ा सा बता देता हूँ मुकुलन होता क्या है, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। देखिएगा हाइड्रा, ये मानकर चलिए एक हाइड्रा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया और ये इसका टेंटिकल है, आप देखे होंगे टेंटिकल है। तो ये क्या करता है कि यहीं से अपने ही शरीर से एक ऐसे निकाल देगा, यहाँ पर इसका मुख खुलेगा, फिर बाद में टेंटिकल इसमें भी क्या हो जाएंगे, टेंटिकल आने लगेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसको ये अलग कर देगा। यही देखिए अब कहाँ हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ पर अब ये देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये अलग हो गया।
तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। जैसे ही इससे अलग होगा ये एक नया हाइड्रा बन गया कि नहीं बन गया, तो इसी को हम बोलते हैं मुकुलन। इसको क्या बोलते हैं, बडिंग या मुकुलन। तो ऐसा किसके साथ होता है, हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में इतना जान लीजिएगा कि हाइड्रा को कुछ वैज्ञानिकों ने अमर जंतु बोला है। अमर जंतु, लगभग यह कभी नहीं मरता है ऐसा माना जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो जन्म लिया है उसे मरना भी तय है। तो उम्मीद करता हूँ हाइड्रा इसका आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो संपूर्ण भार कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या दाब केंद्र, कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र, कि घर्षण केंद्र, कि द्रव्यमान केंद्र। देखिए भार की बात का है ना कि द्रव्यमान। अगर यहाँ पर द्रव्यमान कहता तो हालांकि ऑप्शन ऐसा कोई था ही नहीं, द्रव्यमान कभी किसी पर निर्भर ही नहीं करता, वो नियत रहता है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होगा। देखिए जैसे कि अभी अभी कई बार बात की है, अगर पृथ्वी पर आपका भार 6 kg है तो चंद्रमा पर 1 kg हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वीत्वरण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वहाँ पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर संपूर्ण भार कार्य कहाँ करता है, तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 20वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक ये क्या होता है, इसमें से ऑप्शन क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, जीवितक और कोलेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से किया हूँ, जाइलम भी किया हूँ, इसके अलावा जीवितक का नहीं किया हूँ, लेकिन कोलेनकाइमा को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो सरल अस्थायी ऊतक की बात अगर करें तो ये देखिए स्क्लेरेनकाइमा भी सरल एवं स्थायी होता है, जीवितक भी होता है, कोलेनकाइमा भी होता है, जाइलम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है नहीं वाला शब्द जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर जो नहीं दिया है उस पर हमें बात देखना है, उसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि नहीं वाला शब्द अक्सर हम देख नहीं पाते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा जाइलम होगा, याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। जाइलम के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसलिए अब एक्सप्लेन न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह है 21 नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल से आ रहा है। देखिए प्रैक्टिस सेट का एक यही फ़ायदा है, या फिर प्रीवियस ईयर देखने का यही फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस एग्ज़ाम की, आप उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखें। यकीन मानिए कम मेहनत में जल्दी सफलता मिल जाएगी। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखते हैं। इसका सही आंसर है मोजले, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जितने भी डोबेराइनर आए, डोबेराइनर का ट्रिक नियम था, ये 3-3 तत्वों का समूह बनाए थे। न्यूलैंड आते हैं तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये 8-8 तत्वों का समूह बनाए। और मेंडलीव आए तो मेंडलीव किसी 3, 4, 5 का न बना करके एक आवर्त सारणी बनाई। लेकिन इन तीनों का जो तरीका था वो परमाणु भार को आधार मान करके किया गया था। किसको आधार इन्होंने माना था, परमाणु भार को, परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार को इन्होंने आधार माना था। जबकि जब मोजले आते हैं तो मोजले एक्स किरण जो होता है उस पे तत्वों पर प्रकीर्णन करवा करके उन्होंने देखा कि ये तो परमाणु क्रमांक के समानुपाती आ रहा है। तो परमाणु क्रमांक का जो आधार मानने वाला पहले व्यक्ति थे या फिर साइंटिस्ट थे, तो उनका नाम है मोजले। तो यहाँ पर आंसर जो है कि मोजले होगा। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को किसने आधार माना, तो याद रहे मोजले ने माना। तो यहाँ पर जो आंसर है वह पहला सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, या आप भूल जाइएगा। अब यहाँ पर क्या है, मोजले है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। यहाँ पर देखिए ये बहुत बवाल वाला हार्मोन्स है, बहुत बवालिया हार्मोन्स है। ये जैसे किशोरावस्था में आप आएंगे तो धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन
आप में बनने लगेगा। और इसी उम्र में लड़के कॉलर उठा करके चलते हैं शर्ट का, और कॉलर उठा करके इसी उम्र में चलते हैं और खूब चप्पल मार खाते हैं, क्योंकि इसी उम्र में धीरे धीरे लड़कियों को छेड़ना सीख जाते हैं लोग, लेटर देना सीख जाते हैं, और लेटर देंगे तो चप्पल मरेबा करेंगे। इसका मतलब आप लोग समझ गए ना कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कि यह युवावस्था में यह हार्मोन्स आने लगता है, इसी से क्या होता है, शुक्राणु बनता है। इसका बनना भी ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया चल नहीं पाएगी। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इतना ही काफ़ी है। अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। तो देखिए पानी और ग्लास में सघन कौन है, तो सघन ग्लास है। विरल कौन है, पानी है। विरल का मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, सघन का मतलब जिसकी डेंसिटी अधिक हो। तो आप लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं। प्रकाश का अपवर्तन में यह पढ़ाया गया है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये देखिए जैसे ये हो गया, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है ना, और ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ये हमारा अभिलंब है, यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो क्या होता है कि ये लंबवत इधर झुक जाता है, इधर की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो झुकता है, तो किधर झुकता है भाई, सामान्य की ओर झुक जाता है, ठीक है, और धीमा हो जाता है, सही है। देखो जब विरल से सघन की ओर जाएगा तो प्रकाश की गति कम हो जाती है, तो धीमा हो जाता है। ये आंसर या तो सही होगा, ये तो ये सही होगा, हालांकि आंसर पहला ही सही है। गति बढ़ती है, ये तो दोनों गलत हो गया। सामान्य से दूर भागता है, दूर तो भागता नहीं है, नज़दीक आता है, अभी हमने चित्र में दिखाया हल करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा 23 क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम ब्लिंक कर दिया गया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, मैं कहता हूँ बार बार एक ही बात कि ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि सर आपका प्रयास ठीक है, यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ गलती हुआ है, तो मैं उसको देख लिया करूँगा, क्योंकि मैं वीडियो दोबारा देखता नहीं हूँ, डायरेक्ट बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ टाइम के अभाव के कारण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।